सोसाइलॉजी यानी समाजशास्त्र, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 1 बताने वाला हूँ। ये चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 का है। इस चैप्टर का नाम है संरचनात्मक परिवर्तन। ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इस चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगा। आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इस चैप्टर को रीड कर पाएंगे, और दूसरा आप इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो नोट कर पाएंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के सबसे पहले हम जानने वाले हैं अतिलघु उत्तरीय, ठीक है। तो पहला प्रश्न है इसका, औद्योगिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। आंसर में औद्योगिकीकरण में श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन औद्योगिकीकरण की विशेषता है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो कार्य करता है, जो अपना वह व्यापार करता है, उससे संबंधित है। मतलब जो भी वह चीज़ें का निर्माण करता है तो उसी को बोल देंगे हम औद्योगिकीकरण, ठीक है। वो चीज़ होनी चाहिए बड़े पैमाने पे। जैसे फैक्ट्री हुई बड़ी बड़ी चप्पलों की या कपड़ों की, तो ये सब चीज़ें हैं जो हैं एक आ जाती हैं औद्योगिकीकरण में, ठीक है। वो केवल बड़े पैमाने पर हो, छोटे मोटे पैमाने पर नहीं, बड़े पैमाने पे, ठीक है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। अगला है नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की व्याख्या कीजिए। पहला है, नगरीकरण से घरेलू उद्योग धंधों एवं कृषि का विकास नहीं हो पाता। दूसरा है, गांवों से रोजगार की तलाश में नगरों में भाग रहे हैं, इसलिए नगरों में भी बेरोजगारी, निवास की समस्या उत्पन्न हो रही है। तीसरा है, नगरों में बढ़ती भीड़ से पर्यावरण दूषित हो रहा है, ठीक है। जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि हो रही है नगरों में। अगला है, औद्योगिकीकरण क्या है। तो अब इससे प्रश्न आ गया, तो इसको और समझ लेते हैं। मतलब अलग अलग लैंग्वेज में है, जो आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हैं। इसमें कुछ हमें पॉइंट बताने थे, जैसे इसमें विशेषताएं थी, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे पता चल गया इसके बारे में, आपको औद्योगिकीकरण के बारे में, तो आप इनकी विशेषताएं भी लिख सकते हैं और बना करके भाषा भी लिख सकते हैं, मतलब परिभाषा। तो इसकी जान लेते हैं हम, परिभाषा क्या होगी। औद्योगिकीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत उत्पादन की आधुनिक व्यवस्था संबंधित संस्थाओं का विकास होता है, ठीक है। वही चीज़ है जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ उसमें पॉइंटों में। अगला है, नगरीकरण से क्या तात्पर्य है। नगरीकरण से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से शहरीकरण का विकास होता है। नगरीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक जटिल प्रक्रिया है। नगरीकरण और शहरीकरण वो एक ही हो जाता है। मान लीजिए जैसे गांव है तो उसमें हो रहा है परिवर्तन, दिन पे दिन वह प्रगति कर रहा है, तो वो भी आ जाएगा नगरीकरण में, ठीक है। अगला है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। इस आशय उस नीतिगत विचारधारा से है जिसके अंतर्गत कोई साम्राज्यवादी वाला देश किसी अन्य देश पर अपना अधिकार कर उस पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है। ये अपना उपनिवेशवाद कहलाता है। इसकी मैंने आपको पहले बताया है, कई इसकी अपनी वीडियो आ चुकी हैं कई चैप्टरों की, जैसे कि दूसरा तीसरा चैप्टर है हमने जो पढ़ाया है पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 का चैप्टर 1 है। तो उपनिवेश का बारे में मैंने आपको बताया डिटेल में, तो इसमें भी हमने जान लेते हैं। इसमें आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको और एक्सप्लेन हो जाए। जैसे अभी हम इसके पहले चले अपने भारत देश के 200 वर्ष पूर्व, तो अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था और अंग्रेज़ों के नियम कानून चलते थे हमारे भारत देश में, ठीक है। तो जो हमारा भारत देश है वो एक क्या था, उपनिवेशवाद का देश कहलाता था।
अगला है उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज पर किन्हीं 2 परिवर्तनों को बताइए। पहला है भारतीय हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग का ह्रास होना। मतलब कि जो भारतीय अपनी जो शिल्पकला हस्तशिल्प कला थी, मतलब कि जो हाथों से लोग बनाया करते थे भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र और पत्थरों से आकृतियाँ और कई सारे छोटे मोटे मशीन है, मतलब मशीन तो नहीं, मशीन का तो जो काम है वो अंग्रेजों के शासन से ही हो गया था। जब अंग्रेजों का शासन था उनके आने से वो जो मशीनें चलने लगी थी। तो जो अपने जो भारतीय लोग हाथों से किया करते थे कार्य, वो उनका समाप्त होने लगा। ठीक है। दूसरा है कृषकों की आर्थिक स्थिति में गिरावट। ठीक है, कृषक जो किसान है उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। आर्थिक स्थिति का समझते हैं आप, जैसे घर में परेशानी हो जाना, धन की अपनी कमी हो जाना। ठीक है, जिससे उनकी जो है आर्थिक स्थिति खराब हो जाती थी, यह कहलाता है। फिर अगला है औद्योगिकरण से होने वाले प्रभाव स्पष्ट कीजिए। पहला प्रभाव है औद्योगिकरण के कारण गांव की जनसंख्या नगरों की ओर पलायन की, जिससे गांव के परिवार टूट टूट कर एक ही परिवार में परिवर्तित हो गए हैं। इसमें भी ये बताया गया है कि गांव के लोग हैं शहर में आ रहे हैं और जो परिवार, जो बड़ा परिवार कहलाता था, अब वह छोटा सा परिवार हो गया है, जिसे हम बोलते हैं एक ही परिवार, जिसमें बच्चे होते हैं, उनके माता पिता होते हैं। दूसरा है औद्योगिकरण के कारण समाज में वैज्ञानिक आविष्कार एवं तर्क के विचारों को बढ़ावा मिला और धर्म का महत्व घट गया। ठीक है। अगला है नगरीय समाज की 3 विशेषताएं। पहला है जनसंख्या का घनत्व अधिक। दूसरा है समाज में व्यक्तिवादिता। तीसरा है श्रम विभाजन एवं, यह हम पढ़ चुके हैं, इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, या आप बनाकर भी लिख सकते हैं नगरीय समाज की क्या क्या है विशेषताएं। अगला है सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। समाज में किसी भी तरह के रूपांतर एवं बदलाव की प्रक्रिया को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन से समझिए आप, शब्द है परिवर्तन, तो परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी भी चीज में बदलाव हो जाना, तो वह परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, समाज में कह रहा है तो वह समाज लिखकर आपने बना दिया। आगे देखिए, अतः समाज के सामाजिक संस्थाओं का परिवर्तन इसके उदाहरण है। अगला प्रश्न है भारत में नगरीकरण के 2 प्रभाव को लिखिए। पहला प्रभाव है व्यक्तिवादी जीवन मूल्यों में सामूहिकता के भावना में निरंतर कमी हो रही है। दूसरा है नैतिकता एवं विश्वास का अभाव होने लगा है एवं स्वार्थ की भावना बढ़ती जा रही है। तो नगरीकरण में क्या होता है, व्यक्ति ज़्यादातर आपको स्वार्थी मिलेगा, लेकिन गांव में एक प्रकार का अपना भाईचारा बना रहता है, लेकिन बाजार में जो शहर में है वो अपने मतलब से मतलब रखता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है ये उदाहरण। पहला इसमें बताया व्यक्तिगत जीवन मूल्यों में सामूहिक की भावना में निरंतर कमी होना। अब गांव में होता था एक सामूहिक भावना, अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके साथ बाकी लोग खड़े होते हैं गांव में, लेकिन शहर में नहीं होता है। शहर में अगर किसी घर में कुछ हुआ है तो केवल उसी का मैटर है, वही सॉल्व करेगा, ऐसा रहता है। ठीक है। अगला है ब्रिटिश उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारकों के बारे में बताइए। आंसर में ब्रिटिश उपनिवेश काल में 3 भारतीय समाज सुधारकों में प्रथम राजा राम मोहन राय, ये समाजशास्त्री हैं, मुख्य समाजशास्त्री हैं। इनका नाम आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, काफ़ी बार हम पढ़ने वाले हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। ठीक है, इन्होंने क्या क्या बताया था, आगे प्रश्न में भी आ सकता है। जिन्होंने 1828 ईस्वी में बाह्य समाज ज्योतिष कुले, सन 1873 में
सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वह दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इसके साथ साथ अन्य भी समाज सुधारक एवं जो निम्न प्रकार है: रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो आप जो है मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, ये अपने क्या है, शिक्षा शास्त्री हैं। अगला है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान कौन सी प्रमुख प्रक्रिया शुरू हुई? भारत में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें भारतीय समाज को परिवर्तित देखा, जैसे नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, पश्चिमीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, संस्कृतिकरण आदि। तो ये जो मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, क्या क्या परिवर्तन हुए, ये और ये, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। इन पे हर एक शब्द पर मतलब प्रश्न बनता है। जैसे पश्चिमीकरण क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षीकरण क्या कहलाता है ना। तो हम ये आगे जानने वाले हैं। ऐसे ही कंटिन्यू बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु विनिमय व्यवस्था से क्या समझते हैं? तो वस्तु विनिमय में आशय ऐसी भी व्यवस्था से है जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। इसमें नगद लेन देन नहीं होता, केवल वस्तु के द्वारा वस्तु ली जाती है। इसमें कोई मतलब पैसा ऐसा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। अगला है, हस्तशिल्प से आप क्या समझते हैं? इसका आशय उत्पादन की ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें कुशल कारीगर से उत्पादन होता है। किसी वस्तु का निर्माण करता है कि अनंत यंत्रों से बना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक कारीगर होता है, वो अपने हाथों से बनाता है, ना कि किसी मशीन से, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे हस्तशिल्प। अगला हमारा प्रश्न है लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय हम जानने वाले हैं, ठीक है। लघु उत्तरी में पहला जो प्रश्न है, नगरीकरण एक ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का रूपांतरण शहरी क्षेत्रों के रूप में हो जाता है, स्पष्ट कीजिए। ये अपना प्रश्न हो गया। इसको हम समझते हैं, ना कि हम रटते हैं, ठीक है। अगर आपने समझ लिया तो आप पक्का, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा और लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप समझना, लोग अपनी रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाते थे। वहाँ के परिवेश और बदलते रूप को देखकर उन्होंने भी, अर्थात ग्रामीण लोगों ने शहरी जीवन जीना व वेशभूषा को परिवर्तित किया। अतः हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का रूपांतर ही शहरी क्षेत्रों के रूप में हो रहा है। तो इसमें आपने क्या समझा? ग्रामीण क्षेत्र में अगर विकास हो गया है, प्रगति कर रहा है, तो वो भी आ जाता है शहरी क्षेत्र में, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपनिवेशवाद को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर में, उपनिवेशवाद से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिससे कोई एक देश अपनी दूसरे देश पर अपनी शक्ति व बल के द्वारा शासन स्थापित करे। ये आपने जाना होगा, अति लघु में जाना था, ठीक है। अब उदाहरण के लिए, हमारा देश भारत खुद इसका शिकार रहा है। जैसे ही ब्रिटिश ने अपनी शक्ति के द्वारा हमारे देश पर अधिकार किया एवं सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिवर्तन किए। इसका मैंने आपको उदाहरण भी दिया था। तो अब ये लघु में आ गया है, इसको हमने थोड़ा बड़ा करके लिख दिया, जो मैं आपको समझाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, उपनिवेशिक शासन के कानून ने किस प्रकार से चाय उद्योग के मौलिकों तथा प्रबंधों का समर्थन किया? असम जाने वाले भंडार जब यह समझ गए कि चाय बागान उनके साथ सख्ती से कार्य कर रहे हैं, तो वे जाने से डरने लगे। लेकिन अंग्रेज चाय बागानों में ऐसे कानून बनाए जिससे गरीब मजदूर के पास कोई विकल्प नहीं रहा। बंगाल के ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर्स एक्ट 1863 के अनुसार मजदूर के लोग भय व
बल के द्वारा उसमें भेजा जाता था। उस पहाड़ी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र से आए मजदूर जलवायु परिवर्तन होने के कारण बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, जिनका ना हो ठेकेदार ध्यान रखता था और ना ही चाय बागान। चाय बागान वो होता है जो वहाँ की जो चाय उत्पादन होती थी उसकी रक्षा करता है, उसका देख रेख करता है। ठीक है, कहाँ का सामान कहाँ पर जाना है, तो वो कहलाता है चाय बागान। और इसमें जो ठेकेदार होता है वो मज़दूरों को लेकर आता था, मज़दूरों का काम देखता था, उनको वेतन दिया करता था। लेकिन इसमें ऐसा बताया गया है कि मज़दूर जैसे बीमार हुआ करता था तो उसकी देख रेख भी वह नहीं किया करता था। और जो ब्रिटिश शासन था उसने और अपनी कड़ी इस पे पाबंदी लगा दी, मतलब कि एक कानून चला दिया। ठीक है, ये अपने कानून का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबरर्स एक्ट। इसके अनुसार जबरदस्ती मजदूर को भेजा जाता था असम में। और अब जैसे अपने गर्मी में जो व्यक्ति रहता है उसको अचानक से अपन सर्दी में भेज दें तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी जलवायु के कारण, है ना। तो कई शहर ऐसे होते हैं जहाँ पर व्यक्ति जो है रह पाता है, अनुकूल हो पाता है। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के दौरान बागान मालिकों की जीवन शैली का संक्षेप में वर्णन करें। अब बागान जो थे उनके मालिक हुआ करते थे, वो उनका रहन सहन किस प्रकार से था। देखिए, सामान के आयात और निर्यात के लिए पर्वतपुरी एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहीं चाय के बागान मालिक एवं उनकी पत्नियां जहाज़ों से आगे थीं, आगे मतलब कि आती थीं, यहाँ पर आगे हो गया, आती थीं, और वे अपने सुख सुविधा के सारे सामान इंग्लैंड से लाते थे। उनके रहने के लिए विशाल बंगले मजबूत लकड़ी से बने। बंगलों के आगे आसपास रंग बिरंगे फूल व मखमली घास लगाई जाती थी। अब उनका रहन सहन कैसा था, एकदम VIP टाइप का। ठीक है, आज के दौर में देखें तो एक अमीर घराने का बंगला जैसे होता है। ठीक है, हम देखते हैं। उसके बाद देखिए, मालिकों की सेवा के लिए बावर्ची, घरेलू काम काज करने वाले नौकर व माली उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। अब नौकर चाकर थे, मतलब कि काफ़ी उन्होंने पैसा अच्छा कमाया हुआ करता था। लेकिन जो मजदूर है उनकी कुछ ऐसी स्थिति नहीं थी, उनकी बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति थी, जो वहाँ पर काम करने के लिए आ जाते थे, जबरदस्ती लाए जाते थे। अगला प्रश्न है, चाय उद्योग में श्रमिकों की नियुक्ति किस प्रकार होती थी। तो मजदूर लोगों को कैसे सिलेक्ट किया जाता था, कैसे उनको चयन किया करता था। ठीक है, तो सन 1851 में चाय उद्योग का भारत में आरंभ हुआ। अधिकांश चाय के बागान असम से थे। सन 1903 तक 4,69,000 व 93,000 अस्थायी लोग यहाँ काम पर रखे गए। असम की जनसंख्या सघन नहीं थी, इसलिए मैदानी क्षेत्रों से मजदूर लाए जाते थे। जलवायु प्रतिकूल होने पर लोग विचित्र बुखार से पीड़ित हुए। उनके इलाज से अधिक पैसा बागान के मालिकों और ठेकेदारों का खर्च हुआ, इसलिए उन्होंने सरकारी शक्ति का सहारा लेकर कानून बनाए। अब जैसे वो उनको ट्रीटमेंट किया करते थे, जैसे मालिक या ठेकेदार हैं, तो जैसे इनके इलाज में जो पैसे लगते थे उनका इतना खर्चा हुआ करता था, ठीक, जितने इनके इलाज में लगते थे। लेकिन वो ऐसा नहीं किया करते थे। मजदूरों को जो जैसे तबीयत बिगड़ गई किसी मजदूर की, तो वह उसको ठीक नहीं कराते थे, उसका इलाज नहीं कराया करते थे। इसके लिए उन्होंने सरकार का सहारा लिया, और सरकार थी ब्रिटिश शासन, तो उन्होंने ऐसे कानून लागू कर दिया कि मजदूर से जबरदस्ती उनसे कार्य कराया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, समाज में आधुनिकीकरण में सहायक पूर्व आवश्यकताओं के बारे में समझाएं। आंसर में, समाज में इत्यादि शिक्षाई तकनीकी और खोजों से भारत का मानव समाज
जागृत हुआ। प्रारंभ में तो यह महसूस हुआ कि आधुनिकी के कारण हमारी परंपरागत शिक्षा संस्कृति का ग्रस्त हो रहा है, मतलब कि नष्ट हो रही है। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा ने भारत को भी विश्व पटल पर खड़ा कर दिया। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा ही वह हथियार था जिसका आधुनिकीकरण का ज्ञान कराया। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें यह बताया गया है, अंग्रेजी शिक्षा से हम इतना डिटेल में नहीं जान पाते आधुनिकीकरण को, लेकिन अभी जो है पता चला है कि शिक्षा ही वह हथियार है, मतलब शिक्षा ही वह है एक शस्त्र है जिससे हम पूरी डीपली समझ पाए, गहराई से समझ पाए आधुनिकीकरण को। ठीक है, जिसके बारे में बताया इसके बारे में। ठीक है, तो शिक्षा हर किसी को ग्रहण करनी चाहिए, जो आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उन कारणों को स्पष्ट कीजिए जिन्होंने भारतीय कला तथा शिल्प को औपनिवेशिक कार्य में और किस तरह उन्मुख किया। तो आंसर में देखिए, औपनिवेशिक कार्य में भारत में अंग्रेजी में नगरीकरण और औद्योगिकरण का विकास किया। निर्जीव शक्ति संसाधनों व विद्युत द्वारा संचालित मशीनों का उपयोग होने लगा, जिससे कारीगर व शिल्पकार परंपरागत व्यवस्था को छोड़कर या तो कृषि करने लगे या फिर अंग्रेजों के उद्योगों में काम करने लगे। तो इससे देखिए क्या होगा, उपनिवेश शासन के आने के बाद होगा ये कि जो मनुष्य अपने हाथ से काम करते थे उनका काम छूट गया। फिर वो या तो यो मशीनें थी अंग्रेजों की, उनमें काम करने लगे, उनको कैसे चलाया जाए। ठीक है, मतलब उनके नौकर बन गए, सीधी बात कहें अंग्रेजों के। और दूसरा, जिनके पास ज़मीनें थी तो वो वह अपनी कृषि करने लगे। ठीक है, अगला है, आधुनिक भारत को समझने के लिए किस प्रकार भारत के औपनिवेशिक अतीत को समझना आवश्यक है। उत्तर में, ऐसी देश के वर्तमान को समझने के लिए उस देश के अतीत को समझना आवश्यक है। आधुनिक भारत को समझने के लिए भारत में औपनिवेशिक को जानना आवश्यक हो गया। आधुनिक विचारों एवं संस्थाओं का आरंभ औपनिवेशिकता की देन है। अतः आधुनिक विचारों की उत्पत्ति उपनिवेशवाद के बाद हुई। अगला प्रश्न है, उपनिवेशवाद के अंतर्गत आए संरचनात्मक परिवर्तन का वर्णन कीजिए। मतलब कि जब ब्रिटिश शासन जब चला गया तो क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले। इसमें आप बना करके लिख सकते हैं जो जो अपन को अंग्रेज से सीखने को मिली। अब जैसे हम अपनी चाय का सेवन करने लगे हैं, प्रत्येक घर में चाय बनती है। ठीक है, तो हमने चाय जो उत्पाद है उसको उत्पादन करना और उसको पीना सीख लिया। दूसरा है, अपन ने सीखा जो पोशाक होता है, कोट पैंट टाई, ये सब अंग्रेजों की संस्कृति है। ठीक है, तो ये हमने सीखा। तो काफ़ी ऐसे ऐसे पॉइंट बन जाते हैं जो आपने सीखे हैं। अगला प्रश्न है, नगरीकरण एक ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का रूपांतर शहरी क्षेत्रों के रूप में हो जाता है, स्पष्ट कीजिए। देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया है तो इसका वही आंसर हो जाएगा, रिपीट हो गया है ये। अगला प्रश्न है, उपनिवेशवाद के शासन तथा आधुनिक विचारधारा के विरोधाभास ने किस प्रकार से भारतीय समाज ने कई प्रकार के संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन किया। उत्तर में, आधुनिक विचारधारा का भारत पहले तो विरोधी था, अर्थात उपनिवेशवाद नीतियां का समर्थन नहीं करता था। लेकिन जब उससे और भौतिक विकास नहीं हुआ तो शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में भारतीयों में
संरचनात्मक परिवर्तन हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद के कारण ही हमारे देश में अंग्रेजी के विद्वान तथा साहित्यकार बढ़े। मतलब कि उनको पता चल गया, अंग्रेजों ने क्या किया कि अपने जो भारतीय लोग हैं उनको भी अंग्रेजी सिखाई, जिससे कि वह उनकी भाषा को समझ सकें और उनके जो कार्य हुआ करता था उद्योग वगैरह उसमें हेल्प कर सकें, क्योंकि अंग्रेज जो लोग हैं केवल अंग्रेजी बोला करते हैं। अब जो भारतीय लोग हैं उन्हें अंग्रेजी तो आती नहीं है, तो उनको पहले सिखाई। तो अब इससे ये बेनिफिट हो गया अपने भारत देशवासियों को कि अपन ने अंग्रेजी भाषा को भी सीखा, तो इससे कुछ अध्यापक बन गए, और अध्यापक बन गए तो धीरे धीरे ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपन लोग भी अभी बोल सकते हैं अंग्रेजी। तो इस प्रकार से हमें जो अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन हो गया, ठीक है, और जिससे कई परिवर्तन देखने को भी मिले अपने भारत देश में। अगला है उत्तर पूर्वी राज्यों में औपनिवेशिक शासनकाल के द्वारा की वन नीति के बारे में संक्षिप्त में बताइए। वन नीति क्या है? उत्तर में है, भारत में बंगाल प्रांत में रेलवे की शुरुआत एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें असम की नीतियों में एक परिवर्तन आया और असम बंगाल का प्रांत बन गया। जैसे जैसे रेलवे में शयन कक्षा की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे ही जंगल की कटाई में वृद्धि हुई। मतलब कि रेलवे की जो पटरियां होती हैं उनको बिछाना था, ठीक है, तो जंगलों की कटाई चाहिए थी, हो रही थी। तो इसमें आगे देखिए इसमें क्या हुआ, जंगलों की कटाई में वृद्धि हुई, तो यह जंगल महत्वपूर्ण नहीं था प्रारंभ में, शुरुआत में ये जंगल महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए इसे आरक्षित घोषित नहीं किया गया। लेकिन 1861 से 1878 के बीच लगभग 300 वर्ग मील जंगल आरक्षित घोषित कर दिया गया। मतलब कि जो जंगल है वो कट गया। और 9वीं सदी के अंत 2000 कितना है 2,61 वर्ग मील 2,61 वर्ग मील हो गया, मतलब और ज़्यादा बढ़ गया। और उसने रहने वाले आदिवासियों और जनजातियों समूह सरकार के संरक्षण में रहने लगे। पूंजीवाद का क्या अर्थ है? पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन का स्वामित्व कुछ विशेष लोगों के हाथों में होता है। पश्चिम एवं जटिल प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ उपनिवेशिक भारत में भी दूरगामी परिणाम देखे गए, और भारत में भी पूंजीवादियों ने उद्देश्य धंधे स्थापित भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत को काम किया। मतलब कि पूंजीवाद क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, उसके हाथ में होता है, जैसे किसी व्यक्ति है, किसी की फैक्ट्री है, तो किसी की फैक्ट्री है, वो उसके पास काफ़ी ज़्यादा धन आता है, उसके अंडर में काफ़ी लोग काम करते हैं, तो वो व्यक्ति कहलाता है पूंजीवाद, पूंजीपति कहलाता है वो, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे लोगों को मिलाकर एक समूह बन जाता है जिसको बोलेंगे पूंजीवाद, ठीक है। और इससे बेनिफिट ये होता है कि जो लोग बेरोजगार हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो उनको काम मिलता है। आगे देखिए प्रश्न है, किस प्रकार से ब्रिटिश औद्योगिकरण ने भारत के पुराने नगरीय केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा औद्योगिक क्षरण का कारण बना? उत्तर में, औद्योगिक काल में नगरीकरण में पुराने शहरों का अस्तित्व हो गया। अनेक स्थान पर नए नगरों का उद्भव एवं विकास हुआ। मतलब कई स्थानों पर नए नए नगरों और शहरों का विकास हो गया, और साथ में नए नए शहर बन गए। उदाहरण के लिए सूरत जो गुजरात में पड़ता है सबसे पुराना औद्योगिक नगर था, लेकिन
आयात निर्यात की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण समुद्र तट के बसे शहर कोलकाता, मुंबई, मद्रास, चेन्नई, ठीक है, तो ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ, जैसे कि जो है कोलकाता जो है मुंबई के आसपास पड़ता है, और मद्रास जो है उसको चेन्नई में कहा गया है, ठीक है, उभर कर सामने आए। तो ये शहर जो है फिर बन गए थे, लेकिन सबसे पहले जो था अपना गुजरात था, ठीक है। तो आसपास ये जो शहर है बन गए, क्योंकि जहाज़ों के द्वारा इन शहरों से विदेशों से आयात निर्यात सुगम हो गया। तो पहले जो है पुराना क्या था, गुजरात था। अब वहाँ पर जो है सही प्रकार से व्यवस्था नहीं थी जिससे कि विदेश में व्यापार अच्छी प्रकार से किया जा सके। तो फिर जो मुंबई है और चेन्नई है, यहाँ पर बंदरगाह बनाए गए जहाँ से अच्छे तरीके से व्यवस्था उपलब्ध थी और आसानी से विदेश माल पहुँचाया जाता था, ठीक है। अपने जो इंडिया है, काफ़ी दूर दूर से माल आता है अपनी इंडिया में, ठीक है, विदेशों से, और अपना जो कुछ माल उत्पाद होता है वो विदेशों में जाता है। तो ये कैसे होता है, समुद्र के रास्ते से होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में औद्योगिक पर चर्चा कीजिए। अंग्रेजों के शासन काल से ही देश के आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र में एक नमी योग्यता सूत्रपात हुआ। औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था को विकसित किया और अनेक विदेशी कंपनियां भारत आईं। भारत में औद्योगिक तथा नगरीकरण के विकास में ब्रिटिश इसको शासकों के महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्र भारत में 1948 में औद्योगिक नीति बनाई गई एवं 1956 में औद्योगिक नीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अधिकांश बेरोजगार लोगों को रोजगार का काम मिला, ठीक है, मिला या किया। तो कई सारे बदलाव देखने को मिले स्वतंत्रता के बाद। पहले तो जो है विदेश कंपनियां थी, तो उनके साथ जो है काम किया करते थे इंडिया के लोग, भारत देश की। फिर स्वतंत्रता के बाद फिर लोगों ने अपना खुद का एक व्यापार किया और फिर व्यक्ति जो है, जो बेरोजगार थे, उनको भी रोजगार मिलना प्रारंभ हो गया। अगला प्रश्न है, अमूल्य दुग्ध आधारित उद्योग का उद्भव। इस प्रश्न में जो दूध हम पीते हैं डेली यूज में, उसके बारे में बताया गया है, जो अभी भी आता है। अमूल दूध जो होता है वो पैकेट आता है और कई कई मार्केटों में, दुकानों पर, किराना के स्टोर पर मिल जाता है। तो ये कंपनी अभी भी है, तो इसको देखिए, इसके बारे में। अमूल्य, जिसको हम बोलेंगे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, एक दुग्ध आधारित औद्योगिक है, मतलब कि एक दूध की कंपनी है जिसमें बड़ी मात्रा में मिल्क जो है उत्पाद किया जाता है। उसमें कई गाय होती हैं, भैंसें होती हैं, मशीनों द्वारा ये दूध निकाला जाता है, ठीक है, कई सारी मात्रा में, और ये पूरी सप्लाई की जाती है पूरे भारत देश में। अभी आप कहीं भी चले जाना, किराना स्टोर पे जाना या किसी ऐसे स्टोर पे जाना जहाँ पर दूध मिलता है, तो उससे कहना है कि हमें अमूल दूध का पैकेट चाहिए, ठीक है, तो वो आसानी से हमें मिल जाएगा क्योंकि ये कंपनी अभी भी है। आगे देखते हैं, जिसमें 1946 में आनंद नगर गुजरात से दूध निर्मित को देश में पहुंचाने का काम किया गया। तो गुजरात से इसको प्रारंभ किया गया, ठीक है। आज देश के हर कोने में यह सीमित पनीर, दूध का पाउडर, दूध, दही, मक्खन, घी, चॉकलेट, आइसक्रीम, गुलाब जामुन आदि उत्पाद सभी नगरों, कस्बों एवं गांव में उपलब्ध हैं। तो किराना स्टोर पे हमें एक दूध का, अमूल दूध का एक पाउडर मिल जाता है, जिसे हम पानी में मिक्स करेंगे तो वो मिल्क बन जाता है, ठीक है, ये आज भी मिल जाता है। इस कंपनियों में देश के प्रत्येक राज्य में कई कई उद्योग हैं। ये कंपनी अभी भी है
और इसके कई कई राज्यों में अपने एक संस्था बन गई है, एक उद्योग बन गया है, एक कंपनी बन गई है छोटी छोटी। जो इसकी मेन कंपनी है वो है गुजरात। गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी। आज ये जो है हर देश में, हर शहर में हो गई है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या बांग्लादेश हो, मतलब ऐसे शहरों में हो गई है उपलब्ध। तो ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन था, जिसका आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।